डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको क्रैश कोर्स कराया था, हालांकि 11th के ही सारे चैप्टर्स में करा सका था, आज मैं आपके सामने नीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। जो आज पेपर हुआ था रिसेंटली, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस, मेरा जो अपना एग्जामिनेशन है पिछले 4 सालों में सबसे ईजीएस्ट पार्ट आज के पेपर में देखने को मिला फिजिक्स का। और ये मुझे लगता है इवन एकेडमिक जिन्होंने तैयारी करी होगी या जो इस साल 12th में होंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन एक निश्चित ही आशीर्वाद टाइप का था। यानी आप क्वेश्चन अगर थ्रू आउट क्वेश्चन देखें तो पूरा एकेडमिक सेशन से मिलता जुलता, किसी विशेष कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी, किसी बड़े मेंटर की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने सीरियसली तैयारी की होती या की होगी तो आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिला होगा। आज आपको कि मुझे कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करने थे। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, चूँकि 45 क्वेश्चन हैं, मैंने सारे सॉल्यूशन दे दिया ताकि एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और साथ ही समय मैं कोशिश भी करूंगा, डिस्कशन मेरे सामने पेपर है हाथ में, लेकिन मैंने सब रखे हैं ऑलमोस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे क्वेश्चन सही सॉल्व किए होंगे। अगर 1-2 एरर है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, वो मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले टैकल करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने जिसका आंसर लिखा है पाई रेडियन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको बता दूँ, फेज डिफरेंस पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हुआ है सच्चम का, तो मैं बताया एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिखाया था कि ग्राफ निगेटिव से चालू हो रहा है, मतलब फेज अल्टर हुआ था, सीधा 180 डिग्री का फेज आएगा। क्यों? जब एक बार आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है पाई रेडियन आपको मारना था इस ऑप्शन में। दूसरा क्वेश्चन था सोलेनॉइड का क्वेश्चन था। सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स carries a current of 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। बहुत ही आसान, सारे डाटा दिए हुए थे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ था 100, यानी 100 टन्स है, लेंथ दी हुई थी। तो आपको पता है n का फार्मूला, स्मॉल n की वैल्यू निकल जाएगी नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ से, कैपिटल N/L। और यहाँ पर I 2.5 एम्पियर है, सॉल्व करिएगा, ये ऑलमोस्ट 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला मेरा आ रहा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पुली का क्वेश्चन था, बेहद आसान। इसे भी आप देखेंगे, मैं अपने लॉज ऑफ मोशन में ये पहले ही पुली टाइप का ऐसा क्वेश्चन रखा था वहाँ पर, ताकि आप समझ सकें। अगर 2 मास हैंगिंग थे, एक 4 kg का था और एक 6 kg का था, पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्वियस है, अगर ये मास है 6 kg का तो नेट एक्सेलरेशन इधर होगा, तो यानी यहाँ पर mg माइनस ऑफ t इक्वल टू ma, और यहाँ के लिए ये t इक्वल टू mg। दोनों को सॉल्व किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू g के टर्म में आएगी g/10। ये तो तीसरा क्वेश्चन। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। क्या शानदार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था बोर्ड में। ये डेरिवेशन कराया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रखी जाए तो कैसे जाएगी। तो पता चला वहाँ पर कट के दोनों सी आ रहे होते। तो कैसे आ रहा है मैं दिखा रहा हूँ। इसमें पूछा गया है द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब उनकी स्पीड, अगर वेलोसिटी सेलेक्टर से भी जाते हैं ऐसे भी जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, यानी 1:1 आपको आंसर मारना चाहिए था इसमें। कई लोगों ने मारा होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही मुझे आसान लग रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा था इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। ओ माई गॉड, थ्रू आउट मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचना ही नहीं था। अगर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ऑफ पोटेंशियल देता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है, तो ऑब्वियस है ये आंसर आपको 0 मार्क के आना था। फिर अगला मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, फिर पूछा है द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस के लिए आपको पता है 1/2 kBT डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी बढ़ रही होती है। अगर मोनोटॉमिक है, ट्रांसलेशन के 3 मोड होंगे तो 3/2 kBT। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, जहाँ पर पूछा गया है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 km। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। वेक्टर का आप लेक्चर देखिएगा, मैंने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है R क्रॉस F। R पहले रखना था, F बाद में रखना था। तो R की वैल्यू हो 2K कैप, तो 2K कैप रखते, क्रॉस 3J कैप, तो K कैप J कैप, यानी साइकिल प्रोसेस में उल्टा आ रहा है, तो माइनस I कैप आना चाहिए था। कोई भी बच्चा देखता तो इसमें एक ही ये ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन -6 I कैप सही होगा आपका जवाब। फिर द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी N कैन बी एक्सप्रेस। आपको पता होना चाहिए बोर्ड में मीन फ्री पाथ, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड भी पढ़ाते हैं और वैसे भी पढ़ाते हैं, जिग जैग मोशन में दिखाया जाता है। ये डेरिवेशन भी है कि मीन फ्री पाथ
1/√2 पाई एन डी स्क्वायर आता है, यानी सीधा सीधा ये ऑप्शन दिख रहा था। अब पूछा एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। स्टूडेंट ये तो ऐसा ही था कि आइंस्टाइन के जब इक्वेशन हम लोग बताते तो बताते हैं कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। ये फर्स्ट लेक्चर होता है मेरा फिजिक्स के इंट्रोडक्शन का कि पूरे यूनिवर्स में मास और एनर्जी है। मास दी हुई थी, एनर्जी पूछा गया था, हम मास की वैल्यू रखते, सी की वैल्यू रखते, एनर्जी आपको मिल जाती। तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। स्क्रू गेज का क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी सर्कुलर स्लिप पे पिच पूछा गया है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज कुछ ऐसा, आपने लीस्ट काउंट टाइप के लिए फॉर्मूला देखा होगा। तो 0.01 mm दिया था, 50 डिवीजन दिया था। तो ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ये शायद आपको कंफ्यूज करे। स्क्रू गेज में खाली यहाँ पिच पूछा गया ना कि लीस्ट काउंट। तो पिच पूछा गया तो पिच का फॉर्मूला तो और आसान था। आपने ऊपर वैल्यू दी हुई थी लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट यहाँ दिया हुआ था, पिच यहाँ होता है, नीचे नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई किया होता, सीधे सीधे आ जाता 0.5 mm। अगला चलते हैं। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट ए प्रेशर ऑफ दिस एंड टेम्परेचर दिस, इट्स डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, इवन 10th में इसका जिक्र है कि डेंसिटी कैसे प्रेशर और टेम्परेचर में डिपेंड करती है। फॉर्मूला रखा होता, 0.1 kg/m³। सॉल्व करने पे आ रहा था, आप जरूर चेक करिएगा आपका भी आया है कि नहीं। अगला पूछा है कि यस, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas and standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. आपको यही थ्रेड था। Entire system is thermally insulated, यानी ना हीट जा सकती है ना आ सकती है। यानी कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस। अगले में मैं बात करूंगा जिसमें पूछा है when a uranium isotope 235 uranium-92 is bombarded with a neutron, it generated 89 krypton, 3 neutrons are। आपसे ये रिएक्शन अगर बेसिकली जिनको रिएक्शन पता होता तो पता चला यूरेनियम स्प्लिट करता है तो ये क्रिप्टॉन, मैंने यहाँ के लिखा, आपको KR लिखना था मुझे। और निश्चित है कि ये बेरियम में टूटता है। तो 56 और 36 मिलाएंगे तो देखेंगे मीन्स 56 और 36 मिलाएंगे 92 आना चाहिए। तो यानी एक ही ऑप्शन, और उसमें ये 4th वाला ऑप्शन करेक्ट था। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ जिसमें पूछा है चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू दिस इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस हैज़ अ मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, VD अपॉन ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दोनों को आपने सॉल्व किया होता, आपकी वैल्यू निश्चित है, आपको मोबिलिटी मिल जाती। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ जहाँ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है। देखिए ये भी कितना आसान है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर 9.99 है और -0.0099 है तो जो लीस्ट होता है उसी में आंसर कोड करना चाहिए। और एक ही ऑप्शन था जिसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर लिखा गया था, वो था 9.98 वाला, यानी यही आपका सही आंसर होना चाहिए था। An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetic field of this. The permeability of the, अगर मटेरियल की परमेबिलिटी पूछ रही है, सीधा सीधा हमें पता है, हम लोग आपको मैग्नेटिज्म में भी दिखाते हैं कि ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी दोनों का रिलेशन भी होता है। ससेप्टिबिलिटी दी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड पता था, आप सीधे वैल्यू रखे होते और आपको 8 × 10⁻⁻5 टेस्ला मीटर पर एम्पियर आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ता हूँ जिसमें स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इतना आसान क्वेश्चन शायद ही रेयरली पूछे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/r² से आपको पता होना चाहिए, वेरी करता है। आप स्फेरिकल कंडक्टर था, आप k की वैल्यू रखते, q दिया हुआ था। क्या आई थिंक इस बार क्या पूछ रहे थे, यानी पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन है, अगर कोई स्टूडेंट किसी बड़ी कोचिंग या किसी बड़े रिसोर्स से अवेयर नहीं हो पा रहा है तो भी उसको फुल सपोर्ट मिले और नीट क्वालिफाई करे। तो ऑब्वियस है इसका आंसर आना चाहिए था 1.28 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अगले क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ता हूँ जहाँ LCR सीरीज सर्किट का क्वेश्चन था। AC वोल्ट से कनेक्टेड है, L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज। देखिए L अगर हट गया तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तब π/3 है। इफ इंस्टीड C इज रिमूव्ड, अगर इसके बजाय बोला कैपेसिटर रिमूव करें L के बजाय तो इन द फेज डिफरेंस इज π/3। तो आप देखिए वहाँ से π/3 और यहाँ से π/3, तो पावर फैक्टर इज, आई थिंक पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए। पावर फैक्टर और कुछ नहीं, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज देता है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल का अगर आप फार्मूला बनाते
तो पता चला दोनों जब हटा रहे हैं तो cos फाई वेक्टर की वैल्यू मिनिमम, यानी अगर फाई 0 हो रहा है, 0 अगर बना रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं, तो यानी ये 1 को टेंड करना चाहिए था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी का क्वेश्चन था। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इनटू ए हाइट ऑफ h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of 2r is immersed in water. The mass of the water will rise in this tube is obvious है। आपने देखा होगा, मैं वीडियो में बनाया था फ्लो ऑफ फ्लूइड के लास्ट वीडियो जो अपलोड हो रही थी इसके कुछ दिन पहले, उसमें फार्मूला सीधे सीधे दिया था। आप सॉल्व किए होते, मास की वैल्यू आपको सीधे निकल जाती 10 ग्राम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन, बोर्ड का बेहद पेट डेरिवेशन की फ्रिंज विड्थ निकालिए। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। पूछा कि यंग डबल एक्सपेरिमेंट में अगर सेपरेशन कोहेरेंट सोर्स की हाफ हो जाए, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स डबल हो जाए तो क्या होगा। आप फार्मूला रखे होते, पता चला हाफ हो जाए ये और ये डबल हो जाए तो हाफ ऊपर आ जाएगा, तो यानी 4 टाइम्स होना चाहिए था। डियर स्टूडेंट, आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आज का जो पेपर बना, मुझे जहाँ तक लगता है ये निश्चित है टेंड करेगा, मेरिट ऊपर जाने वाली है। प्लीज़ रिमेंबर, मेरिट ऊपर जाने वाली है। और ये सब मुझे ही नहीं लग रहा है, ये जो क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में बच्चे, मैं एज ए टीचर नहीं बोल रहा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट भी फील कर रहे होंगे कि 45 में फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आराम से 40 प्लस किए जा सकते थे एक अच्छे सिंसियर बच्चे के द्वारा। देखिए गेट का क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, कितना आसान सा लॉजिक, नॉट गेट, 2 नॉट गेट और गेट पे दिए गए, फिर उसमें नॉट गेट लगा दिया गया। पूछा गया आउटपुट क्या है। ऑब्वियस है, अगर लेट से 0 0 इनपुट दें तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 1 1 1 हो जाएगा और फिर नॉट लगा है तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कराया होता, चारों ऑप्शन मैच कर रहा था। आई थिंक ये जिस पेपर से मैंने लिया इसमें 4th ऑप्शन वो था। अगला रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इत्तेफाक है, मे भी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि उसे सीबीएसई बोर्ड ने कहा था कि अब रेजिस्टेंस का ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाना है बच्चों को, यानी ये ओल्ड डेटेड है, अब डिजिटल जमाना आ गया है, मीटर से सब रेजिस्टेंस नापते, अब कलर कोडिंग और ये सब नोटेशन हट गया है। लेकिन उसके बावजूद एग्जाम सेटर एक वरिष्ठ आदमी रहे होंगे, अपने समय में वो बहुत मेहनत से याद किए होंगे, इसलिए उन्होंने रेजिस्टेंस कोडिंग का क्वेश्चन यहाँ रखा है। बीबी रॉय हैड वेरी गुड वाइफ स्टेइंग इन ब्रिटेन टाइप का आपको फार्मूला कुछ याद आ रहा होता तो लगता आपको कि ओह सिल्वर गोल्ड और नो कलर का टॉलरेंस हमें पता, और नो कलर 20% सिल्वर 10% गोल्ड 5%। इसमें ऑप्शन में 5% 3 में दिया था तो कन्फ्यूजन थी, यानी आपको सही से बीबी रॉय का फार्मूला याद होना चाहिए था, पहली डिजिट दूसरी डिजिट तीसरी डिजिट रखना आना चाहिए था, मल्टीप्लायर पता होना चाहिए था, रख देते तो 470 ओम आना चाहिए आपका आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर as medium is 6 microvolt. With the introduction of dielectric material, the capacitance becomes 30 microfarad. Permittivity of the material. Again, you all would be agree कि ये simple formula क्वेश्चन रखे होते हैं, आपको परमिटिविटी पूछी गई थी, आप निकालते हैं। और आई थिंक मैंने अगर राइट सॉल्व किया तो 0.44 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर, मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखी, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, अप्रोच आपका यहाँ 2-3 हो सकता था, लेकिन कुछ भी लगाते, क्वेश्चन इतना आसान था कि इवन 10th के बच्चों से भी ये क्वेश्चन कराया जाता है। और 12th में तो ऑब्वियस है, 11th 12th में आपको पता होना चाहिए था फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का, और आप लगाते तो आई थिंक यहाँ पर भी आपको 300 मीटर इजीली कैलकुलेट करने से आंसर आना चाहिए था। अब मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखें तो पूछा एक बॉडी है जिसका वेट 72 न्यूटन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ दिया तो यानी F बराबर mg, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होने वाला तो g डैश आपको पता होना चाहिए एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, ऊपर जा रहे हैं, r की मतलब h की वैल्यू r/2 दिया, हमें पता होता है स्मॉल g इक्वल टू gm/r², ठीक। तो r की वैल्यू अगर बदल रही है तो स्मॉल g की वैल्यू पता चल गई, स्मॉल g मतलब नया g, तो नया g मास में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आना चाहिए था 22 न्यूटन आई थिंक। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg आर अटैच्ड टू 2 ends ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ ए नेग्लिजिबल मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। आपको बताऊं कितना आश्चर्य आपको होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मैकेनिक्स से एक टफ क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है, लगता है कि कुछ नया
पूछेंगे या कोई नया आइडिया मिलेगा। लेकिन इस बार मैकेनिक्स के रोटेशनल मैकेनिक्स का ये मुझे लगता है अब तक 4 सालों का सबसे इजी क्वेश्चन, अगर पता हो पोजीशन वेक्टर तो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। एक तरफ से आप x माने होते तो 1 माइनस एक्स टाइप का फार्मूला यहाँ रखते हैं। आपको दोनों ब्लॉक का वो दिया हुआ था, डिस्टेंस ओवरऑल रॉड की दी हुई थी 1 मीटर, तो एक 1 हो गई तो 1 माइनस एक्स हो गई, तो ऑब्वियस है आपको x की वैल्यू निकल जाती है। और सॉल्व करके ये 67 सेंटीमीटर आ रहा था। देखिए अगला कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सेमीकंडक्टर का। एक्सपेक्ट भी करते हैं हम लोग कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि जब इंक्रीज करे विड्थ की डिप्लीशन रीजन तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा। ऑब्वियस है विड्थ इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन डायोड में तभी हो सकता है जब रिवर्स बायसिंग हो। फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे घटती है। क्यों? फॉरवर्ड बायस में वो जो गेट होती है, जो चैनल होती है, वो इलेक्ट्रॉन को और पुश करता है तो वो बैरियर तोड़ता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, वही बैरियर बढ़ता है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आसान था, रिवर्स बायस ओनली होना चाहिए था। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। इतना आसान क्वेश्चन, खाली कंसंट्रेशन का पावर बढ़ा होता कि लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई थी और कह रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं, तो बताइए कि इंटेंसिटी फोटो करंट की भाई 1.5 है टाइम्स द थ्रेशोल्ड, तो 1.5 का करेंगे तो 0.75 थ्रेशोल्ड हो गया, यानी थ्रेशोल्ड से कम पहुंच गया, 1 से कम हो गया, तो यानी फोटो करंट नहीं मिलने वाली, तो ऑब्वियस है 0 होनी चाहिए थी। अगली बात करते हैं, assume that the light wavelength of this coming from a star, the time limit of resolution of telescope। आपको बताऊं बोर्ड में भी टेलीस्कोप के रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन जब आता था, डायग्राम प्रूफ करने को आता था, फार्मूला रहता था, वैल्यू रखनी रहती थी। सेम यही क्वेश्चन है, वेवलेंथ का फार्मूला, वेवलेंथ आपको पता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहे हैं, LOR रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ठीक उल्टा रिलेशन है, 1.22 लेमडा बाई डी, ये आप कर चुके होंगे, वैल्यू रखे होते तो आपको आंसर आई थिंक 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां पर पूछा था एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड है इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, बैलेंसेस ए 10 ओम रेजिस्टेंस in the right gap at a point which divides the bridge wire of 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm of the resistance। अगर आपको पता हो रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस के फार्मूले में अगर रो एल बाई ए अगर आप करके रखे देखेंगे तो लेंथ और ये एरिया पता हो तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस से वैल्यू जब रखेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, तो एरिया भी वायर का क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट सेम लेते हैं, तो लेंथ बदलेगा तो L/100 - L फार्मूला रखा होता, 10⁻⁻1 आंसर आ रहा होता। फिर अगला क्वेश्चन दिया था लाइट का फ्लक्स के साथ, फ्लक्स इतना दिया हुआ था, पूछ रहा है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर मूव कर रहा है, इंसिडेंस मूविंग सरफेस दिस, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। देखिए आपको पता हो, अगर आपको फ्लक्स पता हो, सरफेस एरिया पता हो, एनर्जी रिसीव्ड तो बहुत आसान सी बात है भाई, इंटेंसिटी फ्लक्स से निकल जाती है पर यूनिट एरिया, चूँकि अगर देखेंगे पर यूनिट एरिया तो इंटेंसिटी निकलेगी और इंटेंसिटी निकल गई तो इसका मतलब रिलेटेड एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये प्रिज्म से क्वेश्चन था, ए रे इज इंसिडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस ऑन स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल दिया था ए नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म एंगल के लिए अगर डेरिवेशन आपको अच्छे से याद होता है तो डेल इज इक्वल टू होता है डेल म्यू, मीन्स मिनिमम डेविएशन का फार्मूला साइन म्यू अगर निकालते हैं या डेल में रिलेशन देखते हैं तो डेल का फार्मूला साइन आई बाई साइन आर होता है, आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, आर की वैल्यू ए बाई 2 होती है, दोनों सॉल्व कर रहे होते तो आई थिंक म्यू ए आना चाहिए था। मतलब सिंपल सा अगर फार्मूला याद होता, कनेक्ट करते हैं आप, कंडीशन रखते हैं, आपको निकल जाता। फिर अगला है क्वेश्चन पूछ रहे हैं 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एस इसी सप्लाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन एसी का बेहद आसान क्वेश्चन। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, कनेक्टेड किए हैं 200 वोल्ट से, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आप आसानी से निकाल दिए होते कैपेसिटर का केस रख के, चूँकि कैपेसिटेंस पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो आपको आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब एक्सी, एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी, ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू, तो फार्मूला रखे होते, सी पता था तो 2.5 एम्पियर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा गया है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। माय गॉड, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हुआ होगा पेपर में। स्ट्रेस का फार्मूला
10 से भी याद होता है कि स्ट्रेस नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन पता था, एरिया का पता था, तो ml t-2 अपॉन l स्क्वायर, ml-1 t-2 आंसर आ रहा होता। अगला क्वेश्चन ब्रीवेस्टर एंगल से था, ये मैं मानूंगा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि कि ब्रीवेस्टर एंगल में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में मतलब जब पोलराइज लाइट का केस हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो म्यू इक्वल टू 10 IP दिखाते हैं, उस 10 IP में IP पोलराइजिंग एंगल बताते हैं। तो इसमें आप डायग्राम बनाए होते तो आपको पता रहता कि दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो पोलराइज, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट बटा उसके बीच में ही आना चाहिए था, ठीक है। तो 0 डिग्री IB यानी भी ब्रीवेस्टर एंगल इनके बीच में होना चाहिए था, ठीक है, 30 डिग्री और 0 के बीच में। अगला क्वेश्चन, ए वायर लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंज L1 व्हेन मास ऑफ दिस सस्पेंडेड टू फ्री एंड द एक्सप्रेशन फॉर यंग। ये तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि बोर्ड के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप यंग मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज पढ़े होते हैं यंग मॉडुलस, हमने इसको भी वीडियो में दिखाया है। किनारे मेरे फार्मूला बना हुआ था कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखिए यही सेम, यही मैंने वहाँ फार्मूला लिखा है चेंज इन लेंथ, और ये ऑप्शन में मिल रहा था mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L मीन्स लेंथ का चेंज। फिर अगला क्वेश्चन, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस। डाइपोल का बेहद आसान क्वेश्चन, अगर फार्मूला याद होता, कुछ नहीं है, फार्मूला में आप वैल्यू रखे होते हैं, आपको आंसर मिल जाता, यानी 200 वोल्ट इसका कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा था। इन ए गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी और मेड ऑफ सेम मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ दिस 6 हर्ट्ज। बीट पता है, यानी आपको पता हो कि वेव एंड ऑसिलेशन का लास्ट पोर्शन कहा जाता है कि इसे आप तैयार करके चाहिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू, बढ़ी है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब अपने आप आपको कंडीशन पता होगी। N1 डिफरेंस कब करना होता है, प्लस कब करना होता है, यहाँ सीधा सीधा दिया था फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी ए की बता दी गई, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आप सॉल्व कर रहे होते तो निश्चित है कि अगर 530 है तो फ्रीक्वेंसी घटी होगी, तो लेकिन ऑप्शन में 2 घटे हुए थे, तो आई थिंक 524 अगर आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये करेक्ट आंसर है। अगला चलते हैं, इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेट किया गया है रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इज दिस, यानी 1.227 × 10⁻⁻² नैनोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस है भाई, लेमडा का फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी सेमीकंडक्टर के यानी ड्यूअल नेचर के केस से पहले हम लोग पढ़ रहे होते हैं। लेमडा इक्वल टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सेकंड पार्ट है, H/P, अब P होता है √2mv, 2mk होता है, तो काइनेटिक एनर्जी EV के फॉर्म में लिखी गई, सॉल्व किए होते H और 2mv, सारे फॉर्मूले आप अगर आप रख दिए होते तो आपको आसानी से ये वैल्यू पता चल जाती। सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो सेमीकंडक्टर बताता हूँ कि यही वो सेक्शन है जहाँ से आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है कंडक्टर के केस में, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में नहीं बढ़ता। मैं आगे दिखाऊंगा कि यही एक उल्टा करके इसका एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ निगेटिव रेजिस्टेंस, अगले वाले में पॉजिटिव के लिए पूछा गया, केस अलग था, लेकिन ये सेमीकंडक्टर का यही केस होना चाहिए था। यानी निगेटिव रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए कि यहाँ टेम्परेचर के साथ आप देखेंगे रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर कंडक्टर का केस होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में घटने लगता है। क्यों? कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो कंडक्शन में मदद करते हैं, तो यानी वो रेजिस्टेंस घटाते हैं, तो अब निगेटिव की फिजिकल मीनिंग होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि निगेटिव रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर केस में मिलता है। अब फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन DNA इज 10⁻⁻20 जूल, दिस वैल्यू, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में मैटर करता है आप कितने पीसफुल है। DNA लिख दिया अननेसेसरी, एनर्जी दी गई है, सीधी सी बात, वैल्यू EV में, एक एनर्जी का फार्मूला EV के टर्म में दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये V वोल्ट, दोनों आप वैल्यू पुट करते, एनर्जी की वैल्यू यहाँ रखते, एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर पता चल जाता। अगला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, सॉरी ये तो बता दिया आपको, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इज दिस 1 kR इन द रेशियो। फिर फार्मूले पे क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि हीट एंड थर्मो में हम लोग ये पेट तरीके से बताते हैं, आप सॉल्व किए होते 27/8 आपका आंसर मिल जाता। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा जहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वन। यही मैं कह रहा था आपसे, कॉपर का था, कॉपर का केस में आपको पता है कॉपर मेटल है, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर साथ बढ़नी चाहिए, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने का ग्राफ है, ठीक है, एक ही मात्र इसमें ऐसा ग्राफ दिख रहा था, ठीक। NCERT में पेट ये ग्राफ बना भी हुआ है। अगला कि फॉर ट्रांजिशन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखिए मैं सीधे बताता हूं कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा चाह, आप देखे होते तो थर्ड ऑप्शन में दिख रहा था द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन,
द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, आपको पता होना चाहिए, यस लाइटली डोप्ड होता है, एमीटर हैवली डोप्ड होता है, जो है एमीटर बेस लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो ऑब्वियस है तीसरा ऑप्शन सही था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी सबसे आसान क्वेश्चनों में से मैं अपने हिसाब से रखूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ऑब्वियस है बोर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो हीलियम प्लस है तो यानी हाइड्रोजन के तरह ही ट्रीट होगा। ड्यूट्रॉन आपको पता हो आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन एटम तो ऑब्वियस है बोर मॉडल उसके लिए ट्रू है, तो एक मात्र बचा सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम यानी Na+। आई थिंक यही एक ऐसा ऑप्शन था जो सीधे देख के बच्चे कह सकते थे कि नहीं सर ये गलत है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको मैंने जो ये 45 क्वेश्चन की सेक्शन जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की, विद सॉल्यूशन कोशिश की, आपको बता दूँ बोर्ड पे तो केवल आंसर लिखा है, लेकिन दिया फील कि आप अगर मेहनत किए होंगे तो निश्चित आपको सफलता हाथ लगेगी। होपिंग बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू गुड लक। आई होप कि मैं अभी इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहता तो हमें फिजिक्स जो क्वेश्चन पढ़ने में कठिन लगता है वो कैसे आसान हो जाता है। और इसमें आसान क्वेश्चन आए थे जिनका फंडामेंटल क्लियर होगा, उन्हें 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगा होगा। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, मुझे कहीं पर भी, मे बी मैं टीचर हूँ आपको लगे कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ क्वेश्चन थे ट्रिकी क्वेश्चन जैसे तब होते हैं जब हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। फंडामेंटल क्लियर है तो आज के पेपर में सारे क्वेश्चन हो जाते। तो विशिंग यू गुड लक ऑल एंड होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। Thank you.